ગમે કે ના આગળ વધીએ આપણી સાથે હવે આજના દિવસના માર્કેટના એક્શન્સ માટેની ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ ગયા છે निर्मल बंग इंस्टीट्यूशंस इक्विटीज़ना सीईओ राहुल अरोरा। राहुल जी, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में। और पहली बार राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैसे हम गुजराती में डिस्कस करते हैं, लेकिन राहुल जी आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे व्यूवर्स के लिए हम ये समझना चाहेंगे किस तरह के आउटलुक अब यहाँ पे आप मार्केट्स के देख रहे हैं, क्या यहाँ पे सिनेरियो देखेगा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड रियली सॉरी कि गुजराती में बात नहीं कर पाऊंगा, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट जो आपने सवाल पूछा, देखिए, जब निफ्टी प्री पैंडेमिक 12,500 पे था, फिर वहां से गिर के 7,500 पे गया था, और फिर 7,500 से ऑलमोस्ट वन वे रैली हुई थी 18,500 तक। आई थिंक उसके बाद जो वॉर की जो क्राइसिस आई थी, उसके बाद 15,500 की निफ्टी तक आ गई थी। सबसे बेहतरीन पार्ट ये है कि जब 15,500-16,000 के बाद जो निफ्टी जा रही थी, वहां से बाउंस बैक बहुत स्ट्रांग हो रहा था। इसके चलते मुझे लगता है कि मार्केट में डाउनसाइड रिस्क इस वक्त प्रोटेक्टेड है, तो ऐसी कोई इस वक्त स्थिति नहीं है मुझे लगता है कि निफ्टी को नीचे 15,500-16 ब्रेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली जो साल का रेंज होगा, हालांकि हम सिर्फ अभी तीसरे महीने को कंक्लूड कर रहे हैं, 9 महीने हमारे आगे हैं, पर मुझे लगता है कि ब्रॉडली निफ्टी का रेंज इस साल 16 से 18,000 के बीच में होगा। आपके व्यूअर्स के लिए यही एडवाइस होगी, जब निफ्टी 16,000 के आसपास जाए, वो उनके कैश पोजीशंस कम करके मार्केट में ज्यादा डालें, और जब 17,500-18,000 के आसपास चला जाए, तो वहां पे आप थोड़ी काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल मैं आपको बता दूं, जो 2 हफ्ते पहले एक रियलिटी हो सकती थी और अब नहीं है मेरे हिसाब से, वो है क्रूड। आपको याद होगा कुछ 15-20 दिन पहले क्रूड 130-135 तक चला गया था, और उस वक्त बहुत लोग 150-160 की बात कर रहे थे। अब क्रूड 100 और उसके नीचे आ गया। तो आई थिंक द वर्स्ट ऑफ क्रूड इज बिहाइंड अस। यहाँ से इंक्रीमेंटली डेटा मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन पे भी थोड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि काफी हद तक पेट्रोलियम प्राइसेस भी रेज हो चुके हैं। तो आई थिंक द बैड न्यूज इज इन द प्राइस। और जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडली मुझे लगता है कि साल का रेंज 16 से 18,000 निफ्टी पे रहेगा। अरे वाह! तो राहुल जी, ये एक बहुत बढ़िया बात रहेगी अगर हम ऊपर की तरफ की रेंज के यहाँ पे जो अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमें ये समझना है कि अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, जो सिक्लिकल सेगमेंट थे, जो कमोडिटी के साथ जुड़े हुए सेक्टर्स थे, वहाँ पे हमने सब जगह पे बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखी है। लेकिन अगर हम FY23 की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता हुआ दिखेगा, इंटरेस्ट रेट का सिनारियो है वो राइजिंग साइड के ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो क्या हम यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कि आईटी है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एनबीएफसीज है, या तो फिर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो सर्विस प्रोवाइडिंग करती है एएमसी कंपनीज है, इन सब के ऊपर फोकस रख के चल सकते हैं? देखिए, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया है, क्योंकि आई थिंक जो प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे थे 2014-15 से ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजिंग इन इंडिया, वो आई थिंक उसको पिछले 18-24 महीने में थोड़ा ज्यादा इम्पेटस मिल चुका है, क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स में, जैसे आपने सही पॉइंट आउट किया, पीएलआई स्कीम्स अनाउंस हो चुके हैं, और एक मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा थ्रस्ट दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि जहां पे आप वैल्यू और ग्रोथ को मैरी कर पाएंगे, वहां पे आपको ज्यादा हद तक पैसा लगाना चाहिए। तो जैसे आपने कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया, मैं 3-4 सेक्टर्स की ऐसी जिक्र करता हूं जो बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। और सबसे बड़ा सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर चुका है वो है बैंक्स। उसकी वेटेज ही निफ्टी में कुछ 35-40% है। तो मुझे लगता है कि अगर यहां से निफ्टी को 18, 18,500, मे बी ओवर टाइम 20,000 तक भी जाना पड़े, तो वो फाइनेंशियल्स ही लेड होगा मेरे हिसाब से। और फाइनेंशियल्स तभी लीड होंगे जब बैंक्स लेंड करें, और लेंड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को मोस्टली। सर्विसेज सेक्टर्स इन इंडिया आर वेरी कैश पॉजिटिव, एज यू नो। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने सही कहा, जैसे 4 सेक्टर्स हैं, मैंने बैंकिंग की बात की, आप ऑटो देख लीजिए, क्योंकि ऑटो पीएलआई रिसेंटली अनाउंस की है। ऑटो ने पिछले आपको 12-18 महीने में वर्चुअली नो रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि इनके क्राइसिस ज्यादा है, क्योंकि क्रूड का भाव भी ज्यादा है और सेमीकंडक्टर के भी इशू है। पर मुझे लगता है कि बैंक्स, ऑटो, फार्मा और एफएमसीजी, ये 4 सेक्टर मुझे लगता है कि ये अगले मार्केट के लीडर्स होंगे। आपने आईटी का जिक्र किया। आप आई एम श्योर आपको पता होगा कि पिछले 18 महीने में ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो परसेंटेजेस में नहीं, काफी गुना ऊपर गए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स, माइंडट्री, कोफोर्ज, एलटीआई, ये 4-5-6 गुना बढ़ चुके हैं। तो यहां से आईटी का आउट परफॉर्म करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
जैसे मैंने कहा कि जहां पे मुझे ग्रोथ और वैल्यू का एक मिश्रण मिलता है, वहां पे मैं इस वक्त पैसा लगाने की ज्यादा सोचूंगा, जो कि बैंक्स, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और ऑटो सेक्टर्स में। राइट सर। तो सर इसके साथ एक चीज़ और भी एक समझना चाहेंगे कि अगले हफ्ते हम देख रहे हैं कि शायद हम एमपीसी की मीटिंग को शुरू होते हुए देखेंगे और इस बार जो आरबीआई का रुख होगा वो ज़्यादातर हम देखेंगे कि अमेरिकन फेड के साथ ही हमें मिलता जुलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी आता हुआ दिखा है और एलिवेटेड जो क्रूड प्राइसेस थी उनके चलते हुए एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। तो क्या इंटरेस्ट रेट का राइजिंग सिनारियो हम अभी से देखना शुरू करें या फिर अभी भी एकाध पॉलिसी का टाइम लगेगा इसमें? इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। देखिए इसमें मैं ऐसे देखता हूं कि अगर इक्विटी मार्केट को क्यों लेना है इन्फ्लेशन से, तो वो बॉन्ड हम्म। मार्केट से लेगा। गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम भी अनाउंस हो गई है फर्स्ट हाफ की, और जो आपका 10 ईयर यील्ड है वो मोटा मोटी आई थिंक 6.6 6.7 से लेके 6.9 के बीच में ही रेंज बाउंड रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट ने 50 बेसिस पॉइंट का आरबीआई का रेट कार्ड फैक्टर इन करके आगे चल चुके हैं। और हमारी इकोनॉमिस्ट टेरिसा का भी यही व्यू है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो आज शुरू हो रहा है, 50 से 75 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक होगा। आई डोंट थिंक हम उस कैंप में हैं जहां 1% या उससे ज्यादा होगा। तो आई थिंक जिस तरह से हमारी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड मार्केट हमें सिग्नल्स दे रहा है, और अगर मार्केट बहुत जिटरी होता तो आप देखते कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 7% ऊपर क्रॉस कर जाता। तो टिपिकली जब हम इक्विटी वैल्यूएशंस देखते हैं, हम बॉन्ड यील्ड को इन्वर्स कर देते हैं। और अगर आप देखें अभी अबाउट 6.7 के आसपास अगर हैं, और इंडियन मार्केट्स करीबन जनरली 15% प्रीमियम पे ऑलवेज हिस्टोरिकली ट्रेड करते हैं, आप पिछले 20 साल का डेटा उठा के देख लीजिए। तो इस वक्त मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस काफी फेयर हैं। अगर आप इक्विटी मार्केट ईपीएस ग्रोथ के बेसिस पे भी देखें, या अगर आप इंटरेस्ट रेट हाइक करके बॉन्ड मार्केट के भी सिग्नल्स दें, तो आई डोंट थिंक इन्वेस्टर्स नीड टू बी टू वरीड अबाउट ईदर द फेड हाइकिंग या जो आरबीआई करे। मेरे हिसाब से अगर इसमें ज्यादा एक रिएक्शन होना चाहिए था, अब तक हो जाता और आपका 10 ईयर 7% क्रॉस कर जाता। ये हुआ नहीं है, इसका ये मतलब है कि मार्केट इसे अब्सॉर्ब करके आगे निकल चुका है। ओके। और राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, और हम चाहेंगे कि आगे भी हम आपसे इस तरह से बात करते रहे, क्योंकि हम गुजराती लोगों के लिए हिंदी जो है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज ही है, तो हमारे सारे व्यूअर्स भी आपको अच्छी तरह से हिंदी में समझ पाएंगे। तो आशा करते हैं कि हम आपसे फिर से आगे भी इस तरह से इंटरेक्शन करते रहे और समझते रहे कि मार्केट के ऊपर आपके इंसाइट क्या है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार थोड़ी गुजराती में आपसे वार्तालाप कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अरे ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, થેન્ક યુ थैंक રાહુલજી। यू। તો અત્યારે આપણી સાથે રાહુલ અરોરા સાહેબ જોડાયેલા હતા અને આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે એમની સાથે આ ઇન્ટરેક્શનની અંદર જોડાયા, તમને એક ઇન્સાઇટ અહીંયા આખા માર્કેટ્સ માટે એ બનતી દેખાઈ રહી છે કે નેક્સ્ટ આપણે આજના દિવસની ચર્ચા જે કરી બેન્કિંગ નિફ્ટી માટેની અને બેન્કિંગ સેક્ટર માટેની, એ જ લાઇન ઉપર રાહુલજીનું પણ આ વ્યૂ હતો કે નેક્સ્ટ આપણને યરની અંદર એક્શન જે છે તે કદાચ આ સેક્ટર તરફથી આવતી દેખાશે, સાથે અલોંગ વિથ આપણે ફાર્માનું સેક્ટર પણ જોવાનું રહેશે, એફએમસીજી પણ જોવાનું રહેશે, જે આપણને ફોકસમાં રહેતું દેખાશે। તો એ સાથે જ અત્યારે આ ખાસ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ। આગળ અપડેટ માટે હવે આપ જોડાયેલા રહો સીએનબીસી બજાર સાથે। નમસ્કાર।